हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष। नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष क्या होते हैं? वे बिंदु दोष जिनसे किसी क्रिस्टल की स्टाइक्योमेट्री परिवर्तित हो जाती है, नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष कहलाते हैं। स्टाइक्योमेट्री का मतलब होता है धन आयन व ऋण आयन की संख्या का अनुपात स्टाइक्योमेट्री कहलाता है। तो देखिएगा जैसे क्या होती है स्टाइक्योमेट्री, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिएगा ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, ये हमारे पास एक क्या है, क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल के अंदर मैं कुछ प्लस के साइन लगा देता हूँ और कुछ मैं माइनस के लगा देता हूँ। जैसे यहाँ प्लस लिखा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। आप इस क्रिस्टल में प्लस की संख्या गिनिएगा, 1 2 3 4 5 और 6। 6 तो प्लस है और माइनस कितना है देखिएगा, 1 2 3 4 5 और 6। 6 ही क्या है, माइनस। बताइएगा धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात कितना है, 6:6, मतलब क्या है, 1:1। तो ये जो 1:1 है ना, ये अभी इस क्रिस्टल की क्या है, स्टाइक्योमेट्री है। अगर ये स्टाइक्योमेट्री परिवर्तित हो जाती है तो इस प्रकार के दोष क्या कहलाते हैं, नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष कहलाते हैं। और नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धातु आदि के दोष। धातु आदि के दोष का मतलब क्रिस्टल में धनायन की संख्या का ऋणायन की संख्या की तुलना में वृद्धि हो जाना। धनायन की संख्या में ऋणायन की संख्या की तुलना में वृद्धि हो जाना धातु आदि के दोष कहलाता है। जबकि धनायन की संख्या ऋणायन की संख्या की तुलना में यदि कम हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, धातु न्यून दोष कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे धातु आदि के दोष की। धातु आदि के दोष मैंने आपको बताया, जब किसी क्रिस्टल में ऋणायनों की तुलना में धनायनों की संख्या अधिक हो जाती है तो उसे धातु आदि के दोष कहा जाता है। ऋणायनों की तुलना में धनायनों की संख्या क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं, धातु आदि के दोष कहते हैं। और धातु आदि के दोष दो तरीकों से उत्पन्न हो सकता है। पहला तरीका है ऋणायन रिक्ति द्वारा। पहला तरीका क्या है, ऋणायन रिक्ति द्वारा। देखिएगा इस तरीके को मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि ऋणायन रिक्ति द्वारा किस प्रकार से धातु आदि के दोष उत्पन्न होता है। मान लीजिएगा हमारे पास एक क्रिस्टल है, मैं क्रिस्टल का डायग्राम बना रहा हूँ। ये मेरे पास में एक क्रिस्टल है, मान लिया इस क्रिस्टल में A प्लस धनायन है और B माइनस क्या है, ऋणायन। तो A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, B माइनस। ध्यान रखिएगा जब भी क्रिस्टल का डायग्राम बनाओ तो प्लस के नीचे हमेशा माइनस होना चाहिए और माइनस के नीचे हमेशा प्लस होना चाहिए। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, A प्लस B माइनस, A प्लस, A प्लस, A प्लस B माइनस, A प्लस और ये B माइनस। ठीक है, ये क्या है, मान लीजिएगा किसी आयनिक यौगिक का क्रिस्टल है। अब मान लीजिएगा किसी भी कारण से इस क्रिस्टल में से कोई ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला जाए, तो बताओ क्या इसमें धनायनों की संख्या बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने एक ऋणायन को बाहर निकाल दिया। तो ऋणायन जब बाहर निकल जाएगा तो क्रिस्टल में एक ऋणायन कम हो जाएगा। एक ऋणायन कम होने का मतलब हम कह सकते हैं धनायन की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लीजिएगा किसी क्लासरूम में 10 लड़के हैं और 10 क्या हैं, लड़कियां हैं। अब लड़कों की संख्या मुझे बढ़ानी है तो मैंने क्या किया, एक लड़की को बाहर भेज दिया। तो बताओ लड़की की संख्या अब कितनी रह गई, 9, और लड़के कितने, 10। तो बताओ लड़कों की संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो यहाँ पे मैंने ऋणायन को बाहर भेजा तो बताओ धनायन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई।
अब ऋणायन जब बाहर गया तो ऋणायन का जो जालक स्थल था, ऋणायन का जो जालक स्थल था वहाँ पर एक रिक्ति बन गई। उस रिक्ति को हम कहते हैं ऋणायन रिक्ति। अब मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टल की जो स्टोइकियोमेट्री है वो परिवर्तित हो सकती है, परंतु विद्युत उदासीनता कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो सकती। तो ये जो ऋणायन रिक्ति बनी, अब इस ऋणायन रिक्ति में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन युक्त ऋणायन रिक्ति को एक नाम दिया गया जिसे कहते हैं एफ केंद्र। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एफ केंद्र क्या होता है, तो आप कहोगे ऐसी ऋण आयन रिक्ति जिसमें एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो उसे एफ केंद्र कहा जाता है। और एफ केंद्र में एफ का मतलब होता है फारबे और फारबे का मतलब होता है रंग। तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि एफ केंद्र के कारण क्रिस्टल का जो रंग है वो रंगीन हो जाता है, क्रिस्टल रंगीन हो जाता है। याद रखिएगा एफ केंद्र के कारण क्रिस्टल क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है। तो ऋणायन रिक्ति द्वारा आपने देखा कि क्रिस्टल में धनायन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों बढ़ी, क्योंकि ऋणायन बाहर चला गया और ऋणायन के स्थान पर क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। सर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस चित्र को देखिएगा, इस चित्र में देखिएगा आप a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, यहाँ पर बी माइनस था लेकिन वो बी माइनस कहाँ चला गया, बाहर, और उसके स्थान पर एक क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन युक्त ऋणायन रिक्ति को क्या नाम दिया गया, एफ केंद्र कहा गया। तो जब भी आपसे एफ केंद्र की परिभाषा परीक्षा में पूछी जाए तो ये चित्र आपको बनाना है और उसकी परिभाषा लिख देनी है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखिएगा। जब NaCl के क्रिस्टल को Na की वाष्प में गर्म किया जाता है तो NaCl का रंग पीला हो जाता है। क्यों, F केंद्र के कारण। KCl के क्रिस्टल को K की वाष्प में गर्म किया जाता है तो KCl का रंग बैंगनी हो जाता है। क्यों, F केंद्र के कारण। LiCl के क्रिस्टल को Li की वाष्प में गर्म किया जाता है तो LiCl का रंग गुलाबी हो जाता है। क्यों, F केंद्र के कारण। तो देखिएगा, इसको मैं समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, वो जो ऋणायन रिक्ति में इलेक्ट्रॉन आता है वो कैसे आता है। जैसे मैं NaCl के एग्जाम्पल को लेके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये मान लीजिएगा मेरे पास NaCl का क्रिस्टल है, तो बताइएगा NaCl के क्रिस्टल में Na प्लस और Cl माइनस आयन किस प्रकार व्यवस्थित होंगे। देखिएगा यहाँ पे Na प्लस, यहाँ पे Cl माइनस, यहाँ पे Na प्लस, यहाँ पे Cl माइनस, यहाँ पे Cl माइनस, यहाँ पे Na प्लस, यहाँ पे Cl माइनस, यहाँ पे Na प्लस, यहाँ पे Na प्लस, यहाँ पे Cl माइनस, यहाँ पे Na प्लस और यहाँ पे Cl माइनस। अब जब आपने इस क्रिस्टल को सोडियम की वाष्प में गर्म किया तो देखो दो घटनाएं एक साथ घटित होगी। पहली घटना तो क्या होगी कि यहाँ से एक ऋणायन क्रिस्टल से कहाँ चला गया, बाहर चला गया। तो मैंने बताऊँ यहाँ पे माइनस कम कर दिया, इसका मतलब धनायनों की संख्या क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। अब ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं ऋणायन रिक्ति। क्या कहते हैं, ऋणायन रिक्ति कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले ऋणायन था, अब यहाँ पर रिक्ति बन चुकी है। तो ऋणायन के स्थान पर बनने वाली रिक्ति को क्या कहते हैं, ऋणायन रिक्ति कहते हैं। अब वो जो सोडियम की वाष्प थी ना, उस सोडियम की वाष्प से एक इलेक्ट्रॉन आया, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है। ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ग्रीन कलर से मैं इसको दिखा रहा हूँ। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये अब जो इलेक्ट्रॉन युक्त ऋणायन रिक्ति बनी इसे हम क्या कहते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। और बताइएगा जो सोडियम की वाष्प थी वो किस में बदल गई, Na प्लस में। बताओ क्रिस्टल से बाहर कौन गया था, Cl माइनस। तो Na प्लस और Cl माइनस दोनों क्रिया करके क्या बनाएंगे, NaCl, जो वाष्प अवस्था में उड़ जाएंगे, वाष्प बन के उड़ जाएंगे और उस क्रिस्टल का जो रंग है वो कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो आपने समझा कि
कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन आता है। तो आपसे कोई पूछ ले मान लो परीक्षा में, या फिर मान लो कोई भी आपसे पूछ ले कि भैया ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, तो आप कहोगे सोडियम की वाष्प से आता है। चलेगा, अब हम धातु आदि के दोष को उत्पन्न करने का दूसरा तरीका पढ़ रहे हैं, अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धातु धनायन की उपस्थिति के द्वारा। ध्यान रखिएगा बच्चों, इस प्रकार का जो दोष है वो जिंक ऑक्साइड में उत्पन्न होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है और एकमात्र एग्जाम्पल है जैडनों के क्रिस्टल में किस प्रकार का दोष होता है, धातु आदि के दोष। और वो धातु आदि के दोष किस कारण आता है, अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धातु धनायन की उपस्थिति के द्वारा आता है। देखिएगा, एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप जैडनों के क्रिस्टल को गर्म करते हो, जैडनों के क्रिस्टल को गर्म करते हो, तो जो Zn+2 होता है वो अपने जालक स्थल को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है। चलेगा, Zn किससे मिलकर बना है, Zn+2 प्लस O-2 से। तो Zn+2 तो क्रिस्टल के अंदर ही रह गया, लेकिन जालक स्थल से निकल के कहाँ पे आ गया, अंतराकाशीय स्थान में आ गया। इस चित्र को आप देखिएगा। अब O-2 का मतलब होता है O+2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो 2 इलेक्ट्रॉन पड़ोसी अंतराकाशीय स्थान में आके उपस्थित हो जाएंगे, और जो O है वो हाफ O2 के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अंतराकाशीय स्थान में एक Zn+2 आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई। कब, जब Zno के क्रिस्टल को क्या किया, गर्म किया। तो अब इसका रंग जो होता है वो सफ़ेद से कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। तो अब आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि Zno के क्रिस्टल को गर्म करने पर इसका रंग सफ़ेद से पीला क्यों हो जाता है। तो आपका आंसर होगा क्योंकि Zno के क्रिस्टल को जब हम गर्म करते हैं तो इसके अंतराकाशीय स्थान में एक अतिरिक्त धातु धनायन आ जाता है। अब अतिरिक्त, आप कहोगे सर अतिरिक्त कैसे हुआ, तो देखो भैया, अतिरिक्त ऐसे हुआ कि ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई, तो एक एक्स्ट्रा Zn+2 हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन वो कहाँ पे आ चुका है, अंतराकाशीय स्थान में। चलेगा, तो आपकी समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे धातु न्यून दोष की। धातु आदि के दोष को उत्पन्न करने के कितने तरीके बताए, 2। अब धातु न्यून दोष क्या होता है, यह दोष उन आयनिक ठोसों में पाया जाता है जिनमें धातु परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। इसमें होता क्या है, धातु धनायन अपना स्थान छोड़ के क्रिस्टल से बाहर चला जाता है। अब विद्युत उदासीनता को वापस मेंटेन करने के लिए जो पड़ोसी धनायन होते हैं वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को उचित अनुपात में बढ़ा लेते हैं या लेता है। कैसे, देखिएगा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिएगा मेरे पास FeO का क्रिस्टल है। किसका क्रिस्टल है, FeO का। FeO में Fe पे +2 आवेश होता है और ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2 होता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्रिस्टल में Fe+2 O-2, Fe+2 O-2, Fe+2 O-2, Fe+2 O-2, Fe+2। अब मान लीजिएगा हमने क्या किया, एक धातु धनायन को बाहर भगा दिया, क्योंकि हमारा दोष ही कौन सा है, धातु न्यून दोष है, तो हमें धातु को बाहर निकाल दिया। तो बताओ, जैसी धातु धनायन बाहर जाएगा तो इस क्रिस्टल के धनावेश में कमी आएगी कि नहीं आएगी, कितना धनावेश कम होगा बताओ, +2 कम हो जाएगा। तो +2 को वापस मेंटेन करने के लिए पड़ोसी धनायन क्या करेंगे, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ाएंगे उचित अनुपात में। तो हम कैसे बढ़ाएंगे, देखो, Fe+2 के बाद में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, +3 होती है। तो इसको मैंने +2 की जगह क्या कर दिया, +3। तो बताओ, +1 संतुलित हो गया और इसको +3 करोगे तो +2 क्या हो गया, संतुलित। तो पड़ोसी धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को कुछ इस प्रकार से बढ़ाते हैं कि जो धनावेश कम हुआ है वो वापस क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। तो इसका एग्जाम्पल आपने समझ लिया। इसे निम्न चित्र से समझ सकते हैं, तो चित्र आप बना लीजिएगा। इसमें बनाया हुआ नहीं है, मैं बना रहा हूँ चित्र, वैसे आपको बना लेना है। जब भी आप नोट्स बनाओ तो कुछ इस प्रकार से चित्र आपको बनाना है।
या फिर मैं PDF इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगा तो ये चित्र मैं ऐड कर दूँगा। एक्चुअल में ये ऐड हो नहीं पाया, मैं वापस से चित्र एक बार बना के बता देता हूँ। यहाँ पे Fe+2 O-2, Fe+2 O-2, Fe+2 O-2। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक धातु धनायन को यहाँ से भगा दिया। तो बताओ +2 आवेश कम हो गया, तो आपको ये डायग्राम कैसे बनाना है, इसको आपको खाली छोड़ देना है यहाँ से। तो बताओ +2 की जगह कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे +2 की जगह कितना हो जाएगा, +3। तो ये डायग्राम को आपको बनाना है। डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके नोट्स डालूंगा, तो वहाँ पर आपको नोट्स में इस डायग्राम को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं तीसरा और अंतिम दोष है अशुद्धि दोष। बिंदु दोष का तीसरा प्रकार। बिंदु दोष कितने प्रकार के बताए थे, 3। स्टाइक्योमेट्री दोष जो 2 प्रकार का था, अंतराकाशीय और रिक्तिका दोष, और उनसे हमने 2 दोष पढ़े थे, एक श्योटकी और एक फ्रैंकल। दूसरा दोष था नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष, और नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष मैंने आपको पढ़ा दिए धातु आदि के दोष और धातु न्यून दोष। अब हम अंतिम दोष बिंदु दोष का है अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष में हम क्या करते हैं, किसी आयनिक यौगिक में किसी अन्य आयनिक यौगिक की अशुद्धि मिलाते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमारे पास ये Na+ का क्रिस्टल है, सॉरी NaCl का क्रिस्टल है, तो Na+Cl-, Na+Cl-, अब हमने क्या किया, इसके अंदर अशुद्धि मिलाई SrCl2 की, तो SrCl2 जब आप इस क्रिस्टल में ऐड करोगे, मिलाओगे, तो Cl- की जगह तो Cl- आ जाएगा, लेकिन जो Sr+2 होगा वो Na+ को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो ये Na+ मान लीजिएगा यहाँ से हट गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन आ गया, यहाँ पे आ गया Sr+2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Sr+2, गया कौन, Na+ कहाँ गया, बाहर चला गया। जब Na+ बाहर गया तो बताओ +1 आवेश कम हुआ, और उसकी जगह कौन आ गया, +2 आवेश वाला आ गया। इसका मतलब एक +1 आवेश वाले आयन को अभी और बाहर जाना पड़ेगा। तो जब एक Sr+2 आता है तो 2 धनायन बाहर जाते हैं, एक तो Na+ यहाँ से जाएगा जहाँ पर Sr+2 आएगा, और दूसरा Na+ और बाहर चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो ये स्थान खाली बचेगा इसे हम कहेंगे धनायन रिक्ति। तो बताओ एक Sr+2 आता है तो कितने धनायन बाहर जाते हैं, 2। एक धनायन का स्थान तो Sr+2 ले लेता है, और दूसरे धनायन के स्थान पर एक रिक्ति बन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, धनायन रिक्ति। तो एक Sr+2 जब आता है तो एक धनायन रिक्ति बनती है, 2 Sr+2 आएंगे तो 2 धनायन रिक्ति बनेगी, 3 Sr+2 आएंगे तो 3 धनायन रिक्ति बनेगी। तो मिलाए जाने वाले Sr+2 आयनों की संख्या के बराबर क्या होती है, धनायन रिक्ति होती है। तो इसको हम लैंग्वेज में भी पढ़ लेते हैं। यदि अल्प मात्रा में SrCl2 युक्त गलित NaCl क्रिस्टलीकृत किया जाता है तो Na+ आयन के कुछ स्थान Sr+2 आयन के द्वारा घेर लिए जाते हैं। प्रत्येक Sr+2 आयन 2 Na+ आयनों को प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रत्येक Sr+2 आयन के द्वारा, यहाँ पे ऐड कीजिएगा, के द्वारा 2 Na+ आयनों को प्रतिस्थापित किया जाता है। एक आयन का स्थान स्वयं के द्वारा ग्रहण किया जाता है, वह दूसरा स्थान रिक्त रह जाता है। इस रिक्त स्थान को धनायन रिक्ति कहते हैं। इस प्रकार धनायन रिक्तियों की संख्या Sr+2 आयनों की संख्या के बराबर होती है। इसका अन्य उदाहरण क्या है, AgCl + CdCl2। इस डायग्राम को आप देखिएगा, यहाँ पर Sr+2 आया, यहाँ पे पहले Na+ था, उसकी जगह क्या आ गया, Sr+2, और ये रिक्ति खाली रह गई, ये स्थान खाली रह गया। तो बताओ इस स्थान को हम क्या कहेंगे, इस स्थान को हम कहेंगे धनायन रिक्ति। तो आपको अशुद्धि दोष समझ में आया होगा, चलिएगा। तो आज की इस क्लास में हमने दोषों को पूरा कर दिया है। एक डायग्राम है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मिल जाएगा, तो उसकी चिंता आप मत कीजिएगा। यदि आपको नोट्स के PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, वहाँ पे मैं एक लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ पे आपको नोट्स इसके मिल जाएंगे। कल हम पढ़ेंगे ठोसों के विद्युतीय गुण। तो
स्रोतों के विद्युतीय गुण। लेकिन आज की इस क्लास में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन बजाना भी ना भूलिएगा, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। धन्यवाद।